मैंने दूल्हे की एक बेमेल पोशाक पहन रखी थी और उस औरत से शादी कर ली जो मेरा नाम तक नहीं जानती थी। मेरे करीबी दोस्तों ने दबे स्वर में कहा कि मेरी हालत दयनीय है। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं बस बाई युगवांग की पत्नी का एक विकल्प था। सुहागरात के दिन ही उस औरत को बाई युगवांग ने बुला लिया। मैं खामोशी से उस खाली कमरे में बैठा रहा। वो अक्सर बाई युगवांग से मिलने के लिए विदेश जाती रहती थी। मैंने उसकी खातिर हमेशा खुद को पीछे रखा और कभी उससे कोई सवाल नहीं किया, तब तक जब तक कि उसका बाई युगवांग से तलाक नहीं हो गया। उस रात मैंने अनजाने में उस आदमी को शर्माते हुए उससे ये पूछते सुन लिया, मैं वापस आ गया हूं, क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करोगी? क्लेयर ने पल भर की खामोशी के बाद दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ। उसी पल मुझे एहसास हो गया कि अब मुझे क्लेयर के पति का ये रुतबा वापस लौटा देना चाहिए। अगले दिन मैंने उसे तलाक का एग्रीमेंट दे दिया। उसने उसे पढ़ा तक नहीं। उसने बाई युगवांग से बात करते करते ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसने मेरी एक ना सुनी और जल्दबाजी में वहां से चली गई। मैंने उस औरत की पीठ को देखा और मेरे दिल में खुद के लिए नफरत की एक लहर दौड़ गई। मैं जानना चाहता था कि जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो उसके चेहरे के भाव कैसे होंगे। तलाक का सर्टिफिकेट मिलने में आधे महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। इस दौरान मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और अपने भाई को अलविदा कह दिया। तभी अचानक क्लेयर मुझे लेने आ गई। वापस लौटते समय वो काफी देर तक खामोश रही। अंततः उसे कुछ याद आया और उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। लूकस, आधा महीना पहले तुमने मुझसे किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए थे? मुझे बहुत समय बाद ये पूछने का ख्याल आया। ये सच था। वो इस पूरे समय रायन के ही आसपास मंडरा रही थी। भला उसे इन छोटी छोटी बातों की परवाह कैसे हो सकती थी? मैंने अपने ख्यालों को समेटा और उसे जवाब देना चाहा। तभी क्लेयर का फोन फिर से बज उठा। क्लेयर, मैं नशे में हूं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? क्लेयर के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। रायन, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि मैं शादीशुदा हूं। शादीशुदा होने में क्या बुराई है? उस शादी का दूल्हा मैं था। उसकी इन बेपरवाह बातों ने क्लेयर को चिढ़ कर दिया। शादी के इन 3 सालों में मैंने पहली बार उसे इस तरह आपा खोते हुए देखा था। क्या तुम वहां हो? माफ करना, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जल्द ही फोन फिर से बजा, लेकिन क्लेयर के हाव भाव में कोई नरमी नहीं आई। काफी देर बाद उसने आखिरकार हार मान ही ली। उसने मुझे पता भेज दिया। उसने पछतावे के साथ अपना सिर घुमाया और कहा, अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम काम पर चले जाओ, मैं टैक्सी लेकर वापस आ जाऊंगी। क्लेयर को आखिरकार थोड़ी असुविधा महसूस हुई। उसने मुझे पछतावे भरी नजरों से देखा। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारा साथ देने वापस आ जाऊंगी। मैंने सिर हिला दिया। मूसलाधार बारिश में मैंने क्लेयर को एक संदेश भेजा। तुमने मुझसे जिस दस्तावेज के बारे में पूछा था वो तुम्हारी को ड्राइवर वाली सीट की दराज में रखा है। अगर तुम जानना चाहती हो कि वो क्या है तो तुम उसे खोलकर देख सकती हो। आधे घंटे बाद मैं घर पहुंच गया। क्लेयर ने आखिरकार जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, बस मुझे हस्ताक्षर करने दो, ये मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है। इसका मतलब यही था कि उसने उसे नहीं पढ़ा। हाँ, वो नशे में धुत रायन को लेने की जल्दी में थी। उसके पास इसे पढ़ने का समय कैसे हो सकता है? भले ही दस्तावेज ऐसी जगह रखा गया हो जहां तक उसका हाथ आसानी से पहुंच सके। अगले दिन शाम तक पूरे दिन बारिश होती रही। मैं सारा समय घर पर ही रहा और शादी के बाद के सभी पोस्ट डिलीट कर दिए। अपने फ्रेंड सर्कल को साफ करने के बाद मैंने उसे वापस लौटा दिया। मैंने रायन का नया 9 पॉइंट्स देखा। ये एक यॉट पर आराम करते हुए उसकी तस्वीर थी। इसका हर एंगल शानदार था। मैं जानता हूं कि रायन ने ये जानबूझकर किया था, लेकिन अब मुझे इस छोटी सी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मुझे एक स्टाफ मेंबर का फोन आया। हेलो मिस्टर लू, आपका तलाक का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, कृपया अपनी आईडी ले आएं। अगले हफ्ते क्लेयर कभी वापस नहीं आई, लेकिन रायन हर दिन उकसाने वाले कई संदेश भेजता था। 7वें दिन उसने एक वीडियो पोस्ट किया। क्लेयर जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और उसके पैरों की मालिश कर रही थी। मैंने वो देखा और उसके लिए खरीदी गई सभी चीजें कचरे के डिब्बे में फेंक दी। 5वें दिन उसने कुछ तस्वीरें भेजी। उसके हाथ में एक अंगूठी थी। मैंने शादी का सर्टिफिकेट फाड़ दिया और उसे आग में फेंक दिया। तीसरे दिन एक रिकॉर्डिंग आई। क्लेयर सो रही थी और नींद में भी उसका नाम बड़बड़ा रही थी। मैंने शादी के बाद उसके दिए गए सभी तोहफे पैक किए और उन्हें एक चैरिटी संगठन को भेज दिया। मेरे मालिक का घर रह चुका ये विला धीरे धीरे खाली हो गया था। मिस्टर लू, ये घर अचानक इतना खाली क्यों हो गया? क्या कुछ बुरा हुआ है? वो अभी अभी तलाकशुदा हुई थी। क्या मिस ने सहमति दे दी? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर क्लेयर ने तलाक का एग्रीमेंट देखा होता तो वो बहुत खुश होती। आखिरकार उसके दिल में सिर्फ रायन ही है।
दूसरे दिन रायन ने एक और संदेश भेजा। इस बार ये क्लेयर का नहीं बल्कि उसके माता पिता का था। तस्वीर में बीमार बिस्तरों से घिरे 3 लोगों को हंसते हुए देखकर मुझे अपने दिल में कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने कम्युनिकेशन पाथ पर क्लिक किया और रायन, क्लेयर और उनसे जुड़े हर इंसान को डिलीट कर दिया। जिस दिन मैं वहां से निकला उस दिन बर्फबारी हो रही थी। मैंने पिछली रात जमा की गई सभी डायरियां और प्रेम पत्र आंगन में ले जाकर दफना दिए। मैंने ऊपर देखा तो बर्फ के फाहों को उड़ते हुए पाया। जब मैं ख्यालों में खोया था तभी बंद दरवाजा अचानक खुल गया। क्लेयर, जिसे मैंने बहुत समय से नहीं देखा था, वापस आ गई। उसने मुझे जमीन पर उकड़ू बैठे हुए देखा और पहले लिविंग रूम में चली गई। जब वो बाहर आई तो वो मेरे पास आकर रुक गई। उन पूर्व प्रशंसकों के लिफाफों को देखकर उसे अनजाने में पार्टी वाले पत्र की याद आ गई। उसका दिल जो लंबे समय से गुस्से में था आखिरकार नरम पड़ गया। मैं आजकल व्यस्त हूं, मैं इसे 2 दिनों में खत्म कर लूंगी, फिर हम आराम से बात करेंगे। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अब बात करना रहने देते हैं। तुम्हें जो सबसे ज्यादा चाहिए था वो असल में 1 महीने पहले ही तुम्हें दिया जा चुका है। चीज? कैसी चीज? क्लेयर पूछने ही वाली थी, तभी उसका फोन कई बार बजा। उसने मैसेज देखने के लिए क्लिक किया। उसकी आंखों के कोरों से तो कुछ नहीं झलका, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसके हाव भाव देखकर मैंने आखिरी बचे कुछ प्रेम पत्र आग में फेंक दिए और खड़ा हो गया। एक बड़े गहरे हिस्से ने पीछे जल रही आग को ढक लिया था। क्लेयर के जवाब देने तक प्रेम पत्र जलकर खाक हो चुका था। वो भूल गई कि वो अभी क्या पूछना चाहती थी। मैंने खुद उसे दरवाजे तक छोड़ा और उसके लिए कार का दरवाजा खोला। ठंडी हवा का एक झोंका आया। क्लेयर ने मुझे एकटक देखा। उसने मुझसे कहा कि वापस जाते वक्त मैं अपनी जगह से ना हिलूं। मैंने उसे विदा करने के लिए दरवाजे पर ही रुके रहने की जिद की। कार के स्टार्ट होने के बाद वो बहुत जल्दी मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं काफी देर तक बर्फ में अकेला खड़ा रहा और फिर वापस बेडरूम में चला गया। मैंने जैकेट पहनी और अपना सामान लेकर नीचे आ गया। बर्फबारी तेज हो रही थी और मेरे सिर पर गिर रही थी। दूर से देखने पर यह सफेद बालों जैसी लग रही थी। विला के दरवाजे पर एक टैक्सी आकर रुकी। कार में बैठने से पहले मैंने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार देखा। मैंने उस अवर्णनीय वाक्य को फिर से दोहराया। वो फिर से गायब हो गई। जिंगबेई फिर से गायब हो गई। क्लेयर गाड़ी चलाकर सीधे अस्पताल पहुंची। आज रायन को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। कल रात उसने कहा था कि वो अपने बचपन की तस्वीरें देखना चाहता है, इसलिए वो उन्हें लेने वापस गई थी। जब वो एक भारी बैग लेकर लिफ्ट की ओर जा रही थी तो वो एक अजनबी औरत से मिली। इस व्यक्ति से उसे एक जानी पहचानी और साधारण सी परफ्यूम की खुशबू आई। ये रायन का पसंदीदा परफ्यूम था। ये व्यक्ति अभी अभी उसके वार्ड से बाहर आया था। क्या वो उसकी दोस्त थी? क्लेयर थोड़ी उलझन में पड़ गई, लेकिन लिफ्ट बहुत जल्दी नीचे आ गई। उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने 7वीं मंजिल का बटन दबाया। उसे देखकर रायन के चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान आ गई। वे दोनों एक तरफ मुड़े और अतीत को याद करने लगे। जब उन्होंने अपने बचपन के बारे में बात की तो क्लेयर ने जल्दी से अन्य बातों को दिमाग से निकाल दिया। दोपहर में रायन का परिवार उसे अस्पताल से लेने आया। जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने तुरंत उसे धन्यवाद दिया। क्लेयर बहुत विनम्र थी। रायन को चोट लगी थी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। उसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य था। जब रायन ने यह सुना तो उसने धीरे से उसका हाथ थपथपाया। उसने कहा कि उसकी चोट से उसका कोई लेना देना नहीं था। क्लेयर, मैंने कल अंकल और आंटी को यहां आने के लिए कहा था। ये साफ कर लो कि अब सब खत्म हो गया है। हमेशा खुद को दोष मत दो, ठीक है? रिचर्ड ने उसकी बात से सहमति जताई। इन सालों में तुम्हारी आंटी और मैं काम में बहुत व्यस्त रहे हैं। अगर तुमने रायन की देखभाल नहीं की होती तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या होता। हमें तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। रायन चलकर क्लेयर के पास गया। वो बस प्यारा सा दिखने का नाटक करना चाहता था, लेकिन ग्रेस ने उसे वापस खींच लिया। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम शादीशुदा हो। रायन अभी भी नासमझ है, वो तुम्हें परेशान करता रहता है। उसे दोष मत दो। हम उसे अच्छी परवरिश देंगे ताकि वो भविष्य में तुम्हें परेशान न करे। वार्ड का माहौल अचानक से जमसा गया। क्लेयर इन बातों का मतलब समझ गई। उसकी सांसें पल भर के लिए उलझ गईं। वो जल्द ही सामान्य हो गई। उसके होठों की मुस्कान भी वापस ले ली गई थी। रायन के हाव भाव भी बदल गए, लेकिन उसने ऐसा नाटक किया जैसे वो समझ ही नहीं पा रहा हो कि उसकी मां क्या कह रही है। उसने क्लेयर की ओर देखा और मुस्कुराया और विषय बदलने की कोशिश की। ठीक है, मैं क्लेयर के साथ ही पला बढ़ा हूं। उसने किस परेशानी की बात की? उसने मुझे घर छोड़ने का वादा भी किया था, है ना? क्लेयर ने अपना सिर उठाया और जवाब देने ही वाली थी। दोनों बुजुर्गों की आंखों से आंखें मिलने के बाद उसने पलक झपकते ही अपनी बात बदल दी। ऐसा होना तो था, लेकिन अभी अभी मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि कंपनी में कुछ काम आ गया है। चूंकि अंकल और आंटी यहां हैं तो मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी। ये कहने के बाद वो वहां नहीं रुकी। वो मुड़ी और वार्ड से बाहर निकल गई। ग्रेस ने उसे रोका। उसने उसे किताब थमाई।
क्लेयर, रायन को अतीत में तुम्हारे साथ किए गए बर्ताव के लिए खेद है, लेकिन वो उस समय छोटा था, उसे नहीं पता था कि सच्चा कैसे होना है। महान बनना मुश्किल है, इसे दिल पर मत लेना। इस बुजुर्ग महिला को देखकर जिसने उसे बचपन से बड़ा होते देखा था, उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। क्लेयर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। आंटी, मैंने अतीत को भुला दिया है, मैं रायन से नफरत नहीं करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ग्रेस ने आह भरी। उसकी आंखों में देखकर साफ पता चल रहा था कि वो पछतावे से भरी हुई है। ये रायन की ही बदनसीबी है, ये तुम दोनों की किस्मत में भी था कि तुम पति पत्नी नहीं बन पाए। मैंने तुम्हारी माँ से सुना है कि जिससे तुमने बाद में शादी की वो बहुत आज्ञाकारी और समझदार है। उसका तुम्हारे साथ अच्छा रिश्ता है, तुम्हें उसकी कद्र करनी चाहिए, तुम्हें यही करना चाहिए, तुम्हें हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। क्लियर जानती थी कि ग्रेस का इरादा नेक था। वो ये भी समझती थी कि वो और रायन पहले ही उस शादी पर एक दूसरे से अलग हो चुके थे। किसी और से शादी करने की उसकी शर्त अब खत्म हो चुकी थी। इन 3 सालों में उसने भी अतीत को भुलाने और मेरे साथ एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार उसने 18 सालों तक किसी से प्यार किया था। वो इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? इसलिए जब रायन चीन वापस आया और उसने 3-5 बार उसे परेशान किया तो वो फिर से पिघल गई। भले ही वे प्रेमी न बन सके हों, लेकिन दोस्तों वाली दोस्ती अभी भी थी। इसी सोच के साथ उसने खुद को बार बार उसके पास जाने दिया। हर बार जब रायन रोता और कहता कि वो उससे प्यार करता है तो उसका दिल पसीज जाता था, लेकिन वो पल कमल के पत्तों पर पड़ी पानी की बूंदों की तरह थे। जल्द ही उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। जब तक उसने ये सब नहीं सुना, वो जैसे किसी पुकार से धीरे धीरे जाग उठी। उसे याद आया कि कैसे क्लेयर को वो अलग सुबह दूर से देखा करता था। क्लेयर का दिल भराया। उसने ग्रेस के सामने गहरी श्रद्धा से सिर झुकाया। उसकी आवाज बेहद सच्ची थी। मुझे ये बताने के लिए आपका धन्यवाद, मैं समझ गई। अस्पताल से निकलने के बाद क्लेयर अपने होम टाउन वापस चली गई। सोफिया ने उसे स्टडी रूम में बुलाया। उनका लहजा कुछ अजीब और गंभीर था। जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, मुझे लगा कि लूकस का पारिवारिक बैकग्राउंड तुम्हारे लिए काफी नहीं है, इसलिए उसे लेकर मेरे कुछ अपने विचार थे। लेकिन इन 3 सालों में मैंने देखा कि वो तुम्हारी कितनी परवाह करता है। उसने तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उसने हमारा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैंने भी धीरे धीरे उन विचारों को अपने मन से निकाल दिया। अब तुम छोटी नहीं रही, अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। जो बीत गया सो बीत गया, बातों को मन में मत रखो। तुम्हारी पसंद अच्छी है, तुमने एक अच्छा पति चुना है। अब समय आ गया है कि तुम स्थिर हो जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। शादी प्यार की तरह नहीं है, ये दलिये के कटोरे की तरह है। ये लंबे समय तक चलने वाली चीज है। शादी से पहले तुम्हारा और लूकस का कोई भावनात्मक आधार नहीं था और तुम बहुत छोटी थी। तुम्हें समय रहते बहुत सी बातों को साफ कर लेना चाहिए था ताकि तुम्हारे मन में गलत फहमियां न जमा हो। क्या तुम समझ रही हो? क्लेयर को उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ, जो हमेशा कम ही चीनी बोलती थी, उसे ये पारिवारिक रहस्य बताएगी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी माँ जो कह रही है वह सही है। उसने विनम्रता से सिर झुकाया। आप सही कह रही हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्लेयर ने खुशी से सिर हिलाया और एक डिब्बा निकाला। ये वो जेड का पेंडेंट है जो तुम्हारी दादी ने मुझे मेरी शादी पर दिया था। तुम इसे लूकस के पास ले जा सकती हो। परसों तुम्हारे पिता का जन्मदिन है, उसे भी साथ लाना याद रखना। पूरा परिवार एक साथ खाना खाएगा। क्लेयर ने डिब्बा खोला और उसमें जेड का पेंडेंट देखा। वह थोड़ी हैरान रह गई। उसे याद आया कि 3 साल पहले शादी को लेकर कई अफवाहें उड़ी थी। रायन ने फोन पर मौजूद सभी लोगों के सामने घोषणा की थी कि शादी रद्द कर दी जाएगी। रिश्तेदारों और दोस्तों दोनों के चेहरे बदल गए और वे तुरंत वहां से चले गए। वह मंच के बीच में अकेली खड़ी रही और उसने माइक उठाकर वो सारी भावनाएं बाहर निकाल दी जो लंबे समय से उसके दिल में थी। उसे नहीं पता था कि वह क्या बात कर रही थी, जब तक कि मैं खड़ा नहीं हुआ और उसके दोस्तों द्वारा मुझे बैकस्टेज पर नहीं धकेल दिया गया। फिर वह उसके सामने घूमी, शादी का गाना बजाया गया। मैंने एक बड़ा सूट पहना और उसके पास चला गया। शायद इस दृढ़ता ने मुझे प्रभावित कर लिया था। क्लियर का दिल निराशा से भरा था और उसमें इस श्राप को तोड़ने की हिम्मत थी। हालांकि वो अपने दूल्हे का नाम नहीं जानती थी, लेकिन उसने अपनी बाकी की जिंदगी के साथ अपनी अंगूठी पहनने का फैसला कर लिया था। क्लियर ने जेड पेंडेंट वाला डिब्बा ड्राइवर की दराज में रख दिया। दराज बंद करने से पहले उसने वह फाइल देखी। उसने सोचा कि इसे अंदर कब रखा गया था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इसे बाहर निकाल कर देखना चाहती थी। तभी उसे रायन का फोन आया। क्लियर, मेरे माता पिता चले गए हैं। मेरे दोस्त ने सुना है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह मेरे लिए जश्न मनाने वाला है। क्या तुम फ्री हो? क्या तुम आना चाहोगी और साथ में मस्ती करना चाहोगी? इस बार क्लेयर ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे मना कर दिया। रायन का लहजा अचानक उदास हो गया। वह मासूमियत का नाटक करने वाला था। उसने मीटिंग होने का बहाना बना लिया।
फोन काटने के बाद उसने दराज को धक्का दिया और गाड़ी चलाकर घर चली गई। वो जीवंत विला आज बहुत शांत था। क्लेयर ने एकांत में चारों ओर देखा। उसने लिविंग रूम में कई चीजें गायब पाईं। कुछ महीने पहले टी टेबल पर छोड़ा गया हेयर क्लिप, मेज पर पानी का गिलास और सोफे का तकिया, यह सब मैंने ही खरीदा था। वे कोई खास जरूरी चीजें नहीं थी, उसने पहले उन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार उसे लगा कि कुछ तो गलत है और उसने हाउसकीपर को बुलाया। उसने पूछा कि घर में इतनी सारी चीजें गायब क्यों हैं। स्टीवर्ड ने उन्हें फेंक दिया। बूढ़े हाउसकीपर ने जवाब दिया और उसकी ओर देखा। मिस, क्या आप वाकई अपने पति को तलाक देने जा रही हैं? क्लेयर, बर्फ गिर रही है, मुझे पता था कि तुम घर पर ही होगी। तुम अपने दोस्तों से कितने समय से दूर हो? चलो भी, आओ कुछ पीने चलते हैं। कुछ अच्छी बहनों ने दरवाजा खोला, क्लेयर को रास्ते से खींचा और बाहर चली गई। जो बात नहीं कही गई थी उसकी जिंदगी में दफन हो गई। भले ही यह एक ड्रिंक का प्रोग्राम था, लेकिन कुछ बहनों ने क्लेयर के शरीर का ख्याल रखा और उन्होंने उसे सिर्फ कुछ गिलास पानी ही देने की हिम्मत की। उसने कुछ लोगों को गेम खेलते हुए देखा। 2 घूंट पिए अपना फोन निकाला और मुझे ढूंढा। उसने एक मैसेज टाइप किया, क्या तुम आज बाहर जा रहे हो? तुम कहाँ गए? 7 बजे तक वापस आ जाना। मुझे पता भेज दो, मैं तुम्हें बाद में लेने आ जाऊंगी। बर्फ गिर रही है, रास्ते में संभल कर रहना, गिर मत जाना। अभी तक सेंड का बटन नहीं दबाया गया था। जिस बहन ने अभी अभी फोन उठाया था उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने क्लेयर को ऊपर खींचा और मेज के सामने बैठे लोग जल्दी में थे। चलो चलो चलो, जगह बदलते हैं, चलो मजे करते हैं। एक समूह उसकी बातों से उलझन में था जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब उन्होंने सुना कि एक पार्टी है तो हर कोई उत्साहित हो गया और एक साथ कार में बैठ गया। रास्ते में हर कोई पूछ रहा था कि कहाँ जाना है, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस समय समय पर क्लेयर की ओर देखती रही। मंजिल एक ऐसा बार था जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। कार से उतरने से पहले इस बहन ने क्लेयर को आगे धकेला और कुछ अजीब बातें कहीं। किंग सिस्टर, मैंने बहुत समय से कुछ बातें सुनी हैं। मैं इतनी परेशान थी कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। अगर तुम बाद में कुछ देखो तो मुझे दोष मत देना। मैं सच में तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं। ये समूह एक साथ बड़ा हुआ था। उसे इतने गंभीर लहजे में बोलते हुए सुनकर क्लेयर की मुस्कान धीरे धीरे कम हो गई। उसने पास के दरवाजे को देखा और झिझकते हुए अपना हाथ उठाया। जैसे ही दरवाजा खुला, बार का नजारा लोगों के सामने साफ हो गया। उस हॉल में जहां लाल और हरी बत्तियां जल रही थी, हर कोई जेनर यूलोंग के संगीत में डूबा हुआ था। मंच के बीच में किस कर रहे एक जोड़े पर सफेद स्पॉटलाइट बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। हालांकि ये कुछ दूरी पर था, फिर भी क्लेयर ने रायन को एक नजर में पहचान लिया। वो एक खूबसूरत और जोशीली औरत को गले लगाए हुए था। औरत के पीछे से एक जोड़ी हाथ लगातार लहरा रहे थे। वे 2 नौजवानों की तरह लग रहे थे जो आम दिनों में प्राचीन आत्मा की तरह ही घमंडी थे। एक ही पल में दरवाजे पर खड़े 7-8 लोग खामोश हो गए। इस खामोशी का जवाब देने वाला हॉल में मौजूद और भी लोकप्रिय क्यू होंग शेंग था। वाह, अस्पताल से बाहर आने के बाद से तुम आधे घंटे से किस कर रहे हो? क्या तुम्हें अपना आपा नहीं खोएगा? उसके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच अच्छा रिश्ता है, किस करने में क्या बुराई है? क्या तुम्हें जलन हो रही है? ऐसा मत कहो। रायन की गर्लफ्रेंड के साथ आधे साल से रिश्ते में है। क्या तुम अभी भी इससे थके नहीं हो? इस बार तुम कब तक बात करोगे? क्या ये क्लेयर से भी ज्यादा लंबा चलेगा? रायन के दिमाग का अंदाजा मत लगाओ, वो बस खेल रहा है। देखो, क्लेयर को 3 साल पहले छोड़ दिया गया था। अब जबकि उसका मूड अच्छा है, वो अभी भी एक कुत्ते की तरह लड़ रहा है। जब उसने सुना कि रायन के दोस्त ने क्या कहा तो उसके दोस्त बाहर आ गए। वे अपनी सांस नहीं रोक सके, इसलिए वे अंदर भाग गए। एक संगीत बंद करने गया, एक लाइट चालू करने गया। बाकी लोग मंच पर कूद पड़े और उन 2 लोगों को घेर लिया जिन्हें अलग करना मुश्किल था। इस अचानक हुए बदलाव ने वहां का माहौल तोड़ दिया। पीछे मुड़कर देखने वाले रायन ने उन कुछ लोगों को देखा जिनका अनजान समय में अंदर घुसाए थे। उसका चेहरा बहुत भद्दा हो गया। उसने अकेले में चारों ओर देखा। उसने क्लेयर को नहीं देखा, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। क्लेयर ने उन लोगों को देखा जिनका ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम्हें ये कैसे पता? मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया था। तुम यहाँ क्यों आए? कुछ लोग गुस्से में थे। जब उन्होंने ये सुना तो वे सीधे उससे बहस करने लगे। ये बस एक बार है, दूसरे लोग आए तो हम नहीं आ सकते। हमें तुम्हारी जरूरत है कि तुम हमें आमंत्रित करो। क्या तुम्हें डर है कि हम तुम्हें तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ देख लेंगे? फिर तुम हमारी शिकायत कर दोगे, है ना? रायन अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड्स के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। उसे गुस्सा आ गया और वो वापस चला गया। हमारी शिकायत? मैं किस बात से डरता हूँ? मैं बस एक रिश्ते में हूँ। क्या तुम्हें डर है कि क्लेयर को पता चल जाएगा? वो एक अमीर आदमी है। उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की प्यार करने की आजादी में भी दखल दिया। जब ये बात सामने आई तो कुछ भाइयों ने अपनी हथेलियां उठाई और सीटी बजाई। उन्हें गुस्सा ना होते और वापस हंसते हुए देखकर रायन उलझन में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। वो पूछना चाहता था, लेकिन उसकी बहन पहले बोल पड़ी। उसने इतने लंबे समय तक एक जोशीले आदमी होने का नाटक किया। अब लोमड़ी की पूंछ बाहर आ गई है। वो अब और नाटक नहीं करता। रायन, तुम आधे साल से दूसरी औरतों से बात कर रहे हो। तुम एक कटोरी में क्यों खाते हो और बर्तन में क्यों देखते हो? और तुम परेशानी खड़ी करने वाले हो।
जब उसने ये सुना तो रायन की गर्लफ्रेंड को भी एहसास हुआ कि कुछ गलत है। बस सदमे में था। रायन को उम्मीद नहीं थी कि आज ऐसा होगा। वह जानता था कि चीजें हाथ से बाहर होने वाली है। वह नुकसान में था। उसने इस बारे में सोचा भी नहीं। क्या वह डाकघर में मुझसे सुलह करने के लिए नहीं गया था? मैं उससे इतना परेशान हूं कि मैं मरने वाला हूं। मैं उसे कैसे उकसा सकता हूं? वह एक कुत्ते की तरह चिपका रहता है। मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता। मैं 3 साल पहले ही उससे थक गया था, इसलिए मैंने जानबूझकर भाग गया। विदेश जाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को पसंद करता हूं। ये सब तुम्हारे मन की बातें हैं, है ना? कई लोगों के सवालों का सामना करते हुए रायन अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। उसने घमंडी मोर की तरह अपनी गर्दन उठाई। बेशक, भले ही क्लेयर खुद भी आए, मैं बिना एक शब्द कहे सच बता दूंगा। इस वादे के साथ अब कोई बात नहीं करेगा। बहनें मौन सहमति में पीछे हट गई और रास्ता बना दिया। उनके साफ सुथरे हरकतों को देखकर रायन की दाईं पलक फड़कने लगी। उसने अपना सिर घुमाया और दरवाजे पर खड़ी उस परिचित आकृति को देखा। जो दिल बेचैन था वह पल भर में ठंडा हो गया। मंच के नीचे शो देखने वाले लोगों ने भी उसके साथ अपना सिर घुमाया। 3 साल बाद क्लेयर फिर से आकर्षण का केंद्र बन गई थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शो के बाद केवल शांति और खामोशी थी। उसने मंच पर उस आदमी को देखा जिससे उसने कई सालों तक प्यार किया था, लेकिन वह उसे कभी नहीं पा सकी। शादी के दृश्य में उसे अकेला छोड़ने वाला दूल्हा इस पल अचानक बेहद अजनबी हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहली बार जान रहा हो, लेकिन वह उसे 18 सालों से जानता था। मुझसे झूठ न बोलने के लिए धन्यवाद। आखिरकार तुमने मुझे सच बता ही दिया। रायन की अनगिनत फुसफुसाहटों के बीच क्लेयर की आवाज शांत और स्थिर थी। जब उसने शांति से ये वाक्य दर्शकों को बताया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने मेरे बारे में भी सोचा। इस पल वह आखिरकार समझ गई कि उस दिन मेरी तरफ खड़े होने के लिए मुझ पर किस तरह का दबाव था। ऐसा छोटा और महत्वहीन व्यक्ति, उसके लिए ऐसा करने के लिए उसे मेरा महान और भावुक प्यार देखने में 3 साल लग गए। गनीमत है, अभी भी सब कुछ समय पर था। क्लेयर ने इन अयोग्य चीजों के लिए समय बर्बाद नहीं किया। वह मुड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से चली गई। कार में लौटने के बाद क्लेयर ने अपना फोन चालू किया और वह संदेश भेज दिया जो समय पर नहीं भेजा गया था। उसने घंटी बजाई। उसने सोचा कि मैंने संदेश का जवाब दे दिया है और आंख मारी। हरे रंग में लाल विस्मयादि बोधक चिन्ह ध्यान खींचने वाला था। उसने संकेत को वेरीफाई करने के लिए अपने दोस्तों की ओर देखा। वह समझ नहीं पाई। उसने कुछ और संदेश भेजे। वह अभी भी ब्लैकलिस्ट होने की स्थिति में थी। उसका शांत मन अनगिनत फुसफुसाहटों में गूंज उठा। उसके दिमाग ने उसे बताया कि क्या होना चाहिए था, लेकिन उसकी भावनाएं उसके दिमाग पर हावी हो रही थीं। उसने उसे शांत करने के लिए अन्य कारणों का उपयोग करने की कोशिश की। आज सुबह मैंने उसे पहले की तरह बाहर भेजा। उसका चेहरा सामान्य लग रहा था। उसने मुझे अलविदा कहते हुए हाथ हिलाया। शायद ये सिर्फ एक गलती थी। क्लेयर ने अपने दिमाग को बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भाग गई। कार की गति ने उसके घबराए हुए दिल को धोखा दे दिया। वह 10 लाल बत्तियां पार कर गई और अंधेरा होने से पहले घर पहुंच गई। जब वह घर से निकली तो कुछ भी अलग नहीं था। वह अभी भी शांत थी। वह पहले की तरह शांत नहीं थी। उसने देखा कि रसोई की लाइट जली थी। उसे लगा कि मैं अंदर सूप उबाल रहा हूं और वह सीधे अंदर चली गई। सूप वास्तव में चूल्हे पर उबल रहा था, लेकिन नैनी आग देख रही थी। जब नैनी ने उसे देखा तो वह उसके सामने झुक गई। उसने उसे एक कटोरी सूप डाला। क्लेयर ने नहीं पिया। उसने बस एक घूंट लिया। गरम सूप का स्वाद वैसा नहीं था जैसकी उसे आदत थी। क्लेयर ने भौए से कोड़ी, क्या तुमने सूप नहीं बनाया? नैनी ने घबराकर माफी मांगी। माफ कीजिए मिस, उनके जाने से पहले उन्होंने मुझे सिखाया था कि सूप कैसे बनाते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत आपके लिए एक नया सूप बना दूंगी। इस बात में क्लेयर ने केवल 4 शब्द सुने। उनके जाने से पहले उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो एक अंधेरी झील में गिर गई। तुम कब गए? आज सुबह। आपके जाने के बाद लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम और बाथरूम, घर के हर कोने की क्लेयर ने तलाशी ली, लेकिन मेरा कोई नामो निशान नहीं था। बूढ़ा हाउसकीपर मेरे पास आया और उसे घबराते हुए देखा। अंत में वो अपने दिल का सवाल पूछ ही सका, मिस, आपने अपने पति के साथ तलाक के लिए सहमति क्यों दी? तलाक? इन 2 शब्दों को सुनने के बाद क्लेयर को केवल चक्कर महसूस हुआ। उसने कभी मुझे इस बारे में बात करते नहीं सुना था। सभी को क्यों लगा कि वो तलाक लेने वाला है? वो सोचती रही कि इस दौरान क्या हुआ था और कुछ सुराग खोजने की कोशिश करने लगी। मैंने आज सुबह जो कहा उसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जो सबसे ज्यादा चाहिए वो वही है जो मैंने तुम्हें 1 महीने पहले दिया था। जब उसे ये याद आया तो क्लेयर और भी ज्यादा घबरा गई। उसने अपनी सेक्रेटरी से यह पता लगाने के लिए कहा कि मैं कहाँ हूं और व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलने के लिए निकल पड़ी।
वो उस पुराने घर में गई जहां मैं शादी से पहले रहता था, लेकिन वहां सिर्फ बंद खिड़की ही दिखाई दी। आसपास के पड़ोसियों ने उसे बताया कि मैं कल वापस आया था और बहुत सारा सामान खो दिया था, जैसे कि मैं बहुत दूर जाने वाला हूं। अगले ही पल उसकी सेक्रेटरी ने एक संदेश भेजा, मिस्टर लैंग, मुझे पता चला है कि आधा महीने पहले उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के लिए एक फ्लाइट टिकट खरीदा था। वो आज सुबह निकल रहे हैं। वो अब तक पहुंच चुके होंगे। तो बात यह थी कि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता था, बल्कि मैंने विदेश जाने का फैसला किया था। इस बात का एहसास होने पर क्लेयर के दिल में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके मन में तलाक का विचार क्यों आया, और वो बिना किसी संकेत के चला गया। क्या मैंने हमेशा यही उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसका पति बनूं और उसके साथ खड़ा रहूं? उसकी सेक्रेटरी द्वारा अमेरिका के लिए फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद क्लेयर कार में वापस आ गई। उसने गाड़ी नहीं चलाई। वो कुर्सी के पिछले हिस्से पर झुक गई और ब्लैक लिस्टेड चैट को देखती रही। वो अपने होश खो चुकी थी। फोन चार्ज न करने के एक दिन बाद लो पावर की चेतावनी आ गई। उसने दराज खोली और चार्जिंग केबल निकालना चाहा। वो उस दस्तावेज को देखना चाहती थी। इस बार उसने आखिरकार वो दस्तावेज खोल लिया जिसे 1 महीने से रखा गया था। तलाक के अग्रीमेंट के 4 शब्दों को एक नजर में देखने के बाद क्लेयर के हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे, लेकिन वो शांत रही और रात दर रात उसे पलटती रही। आखिरी पन्ने तक उसने उस पर अपने हस्ताक्षर देखे। वो स्तब्ध रह गई। तलाक के अग्रीमेंट पर उसके हस्ताक्षर क्यों थे? उसे इस पर हस्ताक्षर करने की कोई याद क्यों नहीं थी? क्लेयर का दिमाग तेज चल रहा था। उसने उन सभी विवरणों को जोड़ने की कोशिश की जिन्हें उसने अनदेखा कर दिया था। वो मैं था जिसने अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, और मैंने केवल एक बार उसे 1 महीने पहले की शाम को हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। मैंने कहा था कि मैं उसे एक तोहफा दूंगा। उसके पास इसे देखने का समय नहीं था। हस्ताक्षर करने के बाद वो चली गई थी। मैंने अग्रीमेंट उसकी कार में छोड़ दिया था और कई बार उसे चेक करने की याद दिलाई थी। ये अग्रीमेंट 1 महीने से लागू था, लेकिन उसने इसे कभी नहीं खोला। ये खाली पन्ना था। क्लेयर के हाथों में ये था। उस पल उसे आखिरकार समझ में आ गया कि मैं क्यों चला गया। जब विमान जियोजिनशान में उतरा तो दोपहर हो चुकी थी। मैं एयरपोर्ट के गेट के बाहर अपनी लंबे समय से बिछड़ी हुई शिक्षिका विक्टोरिया से मिला। जब मैं 4th कक्षा में था, मेरी शिक्षिका के जाने के बाद मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैं आखिरकार गुइगू में बस गया। मुझे उनकी ओर से आधिकारिक रूप से जॉब का ऑफर मिला था, इसलिए मैंने विदेश जाने का फैसला किया। वो अपने शुरुआती 30 में दशक की एक उत्कृष्ट महिला थी और उन्होंने स्कूल में अपना नाम कमाया था। अब चूंकि वो समाज में नहीं है, उनके पास और कोई सहारा नहीं है। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। लूकस, बहुत समय बाद मिले। मैं अपना सामान लेकर उनके पास गया और मुस्कुराया। मिस विक्टोरिया, बहुत समय बाद मिले। मैंने इस्तीफा दे दिया है। मुझे आपको मिस फू कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मुझे विक्टोरिया कह सकती हैं। आपका कोमल और शांत स्वभाव मुझे, जिसे विदेश के वातावरण की आदत नहीं है, गर्मजोशी का एहसास कराता है। मैंने ज्यादा औपचारिकता नहीं दिखाई, इसलिए मैंने आपको मिस फू ही कहा। विक्टोरिया मुस्कुराईं और सहमत हो गईं। वो मुझे घर ले गईं। वापस जाते समय हमने बहुत सी बातों पर चर्चा की। ल्यूकस, आधा साल पहले तुमने ग्रेजुएट स्कूल से स्नातक किया था। मैंने तुम्हें अमेरिका बुलाया था। तुमने उस समय सहमति नहीं दी थी। तुमने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? उस समय मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। पारिवारिक कारणों से मैं विदेश नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं आपसे सहमत नहीं था। लेकिन अब मैं समझ गया हूं। चूंकि मुझे नहीं पता कि क्यों, मैं पहले कोशिश करूंगा। शायद मुझे कोई नया आदर्श मिल जाए। विक्टोरिया भी एक अनुभवी व्यक्ति हैं। वो जानती थीं कि जो युवा अभी अभी समाज में आए हैं, वे शुरुआत में भ्रमित होते हैं, इसलिए वो इस समय मेरी मनस्थिति को समझ सकती थीं। उन्होंने मुझे सांत्वना दी। जीवन एक समय में एक कदम उठाने के बारे में है। देखो, मैं कॉलेज नहीं गई और कई सालों तक एक शिक्षिका बन गई। इसलिए मैंने पाया कि मैं हाथी दांत की मीनार में रहने लायक नहीं हूं। इसलिए मैंने बाहर आने और दुनिया देखने का फैसला किया। तुम्हारी उम्र क्या है? भ्रमित होना सामान्य है, लेकिन जब तक तुम बहादुरी से ये कदम उठाते हो, मुझे विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से अपने जीवन का लक्ष्य पा सकते हो। विक्टोरिया को एक जीवित उदाहरण के रूप में देखकर मुझे बहुत शांति महसूस हुई, जैसे मैंने कोई सुकून की गोली खा ली हो। कार पार्क करने के बाद विक्टोरिया मुझे वापस अपार्टमेंट ले गई। 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम का मानक लेआउट उत्तर से दक्षिण की ओर था और वहां भरपूर धूप थी। नीचे एक सुपरमार्केट है। साफ सुथरे और चमकदार कमरे को देखकर मुझे लगा कि मेरी आधी थकान दूर हो गई है। विक्टोरिया मुझे चारों ओर ले गईं, फिर मुझे विस्तार से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं और मुझे खाना खिलाने ले गईं। मैंने एक सपना देखा। सपने में मैं क्लेयर की शादी की जगह पर बैठा था और इस बार रायन शादी से भागा नहीं था, बल्कि उसने उससे शादी कर ली थी। मैंने उन्हें अंगूठियां बदलते और अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ रहने की कसम खाते हुए देखा। मैं उस जगह से चला गया जहां हर कोई मुझे आशीर्वाद दे रहा था और शांत परिसर में वापस चला गया।
3 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैं ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका चला गया और एक नई जिंदगी शुरू की। मैं फिर कभी वापस नहीं गया। मैंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। शायद मेरे सपने का वो दृश्य कुछ ज्यादा ही वास्तविक था। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो मैं थोड़ा उलझन में था। मैं हकीकत और सपने के बीच का फर्क महसूस नहीं कर पा रहा था। मैं काफी देर तक सोफे पर अकेला ही बैठा रहा। दोपहर तक विक्टोरिया के फोन ने मुझे पूरी तरह से जगा दिया। ल्यूकस, क्या तुम उठ गए? मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं, चलो साथ में लंच करते हैं। मैंने पार्किंग में विक्टोरिया की कार ढूंढ ली। मैंने को ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला। मैंने पिछली सीट को देखा और बैठ गया। शिष्टाचार के नाते मैंने ध्यान से पीछे नहीं देखा। मैं चाहता था कि विक्टोरिया मेरा परिचय दें। मेरी सीट बेल्ट बांधने के बाद भी मेरे आसपास के लोग कुछ नहीं बोले। तभी पिछली सीट से एक जानी पहचानी आवाज आई। क्या तुमने अच्छे से आराम किया ल्यूकस? ये परिचित आवाज सुनकर मैंने अपना सिर उठाया। रियर व्यू मिरर के जरिए मैंने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। ये क्लेयर थी। मैंने उसे एक दिन से नहीं देखा था। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। उस पल बहुत से शब्द मेरे गले तक आए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पूछूं। अंततः मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। कार में खामोशी छाई हुई थी। 1 मिनट बाद विक्टोरिया को एहसास हुआ कि माहौल कुछ अजीब है। उन्होंने मुड़कर मेरी ओर देखा। ल्यूकस, ये तुम्हारी क्लासमेट हैं क्लेयर। क्या तुम इन्हें नहीं जानते? वो अभी अभी एयरपोर्ट पर उतरी है और उसने मुझे फोन किया था। उसने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने सोचा कि तुम दोनों क्लासमेट हो तो हमें साथ में खाना खाना चाहिए। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? मुझे ऐतराज था, लेकिन विक्टोरिया के सामने, जिन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे शांत रहना जरूरी था। इसलिए मैं केवल कमजोर होने का नाटक करके उन्हें मुस्कुराते हुए जवाब दे सकता था। विक्टोरिया, आप जैसा ठीक समझें कर ले। मैं बस समय पर पीछे मुड़ नहीं पाया। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। विक्टोरिया मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसके बाद मैंने पिछली सीट पर बैठी क्लेयर से बात की। क्लेयर, तुम कैसी हो? क्या तुम पहले वापस जाकर आराम करना चाहती हो? क्लेयर 30 घंटे से ज्यादा समय से नहीं सोई थी, लेकिन वो जानती थी कि ये आराम करने का समय नहीं है। इसलिए उसने धीरे से सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, पहले खाना खा लेते हैं। मैंने रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। ऐसा लगता है कि स्कूल के समय तुम दोनों में कम ही बातचीत होती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेजुएशन के बाद हमारी ऐसी किस्मत होगी। क्या हम सैन फ्रांसिस्को में फिर से मिल सकते हैं? हालांकि मेरा सिर झुका हुआ था, लेकिन मैं अपने पीछे से आती उस चुपती हुई नजर को महसूस कर सकता था। मैं जानता था कि क्लेयर यहां है। वो यहां मुझसे मिलने आई है। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की ताकि मैं आगे होने वाली चीजों का सामना कर सकूं। और उन दोनों के बीच बातचीत अभी भी जारी थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं एक बहुत ही अहम मामले को सुलझाने के लिए सैन फ्रांसिस्को आई हूं। इसलिए लूकस से मिलना तो तय ही था। उसके लहजे को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बहुत करीब है, लेकिन मेरी ओर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। इस उलझे हुए रिश्ते ने विक्टोरिया को थोड़ा असमंजस में डाल दिया था। तो तुम यहां लूकस से मिलने आई हो? क्या तुम लोग ग्रेजुएशन के बाद अक्सर एक दूसरे के संपर्क में रहते हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो? आमतौर पर मैंने उसके बोलने से पहले ही इस सवाल का जवाब दे दिया। जब मैंने ये 2 शब्द सुने तो क्लेयर की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। मैं थोड़ा उलझन में था। आखिरकार हम 4 साल तक क्लासमेट रहे हैं। अब हमारा रिश्ता बस सामान्य है। क्या इस बार तुम्हें कोई काम है? क्या तुम अपने परिवार को साथ नहीं लाई? मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मेरे पति भी एक क्लासमेट है। जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे क्लेयर की आवाज सुनाई दी। हाँ, लेकिन कुछ समय पहले ही उसने मुझे तलाक देने की बात कही है। मैं इस बार इसी मामले को सुलझाने के लिए अमेरिका आई हूं। विक्टोरिया को ऐसी निजी बातों की उम्मीद नहीं थी। ये थोड़ा अजीब और शर्मनाक था। मैं इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। सीधे काम की बात पर आते हैं। विक्टोरिया, आज हम वेस्टर्न रेस्टोरेंट जा रहे हैं या चाइनीज? कितनी देर लगेगी? आज उठने के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझे थोड़ी भूख लग रही है। विक्टोरिया ने कृतज्ञता भरी नजरों से मेरी ओर देखा और जल्दी से सवाल का जवाब दिया। वेस्टर्न रेस्टोरेंट कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही है। इस खाने में 1 घंटा लगा। क्लेयर को लंबे समय से दबाकर रखे गए उन सवालों को बस अपने अंदर ही घूटना पड़ा। खाना खाते खाते बीच में ही कंपनी में अचानक कुछ काम आ गया। विक्टोरिया उसे संभालने के लिए जल्दबाजी में वहां से पहले ही निकल गईं। वो टीचर स्टूडेंट का डिनर अब तलाकशुदा जोड़े के डिनर में बदल गया था। वहां का माहौल एकदम जम सा गया था। स्टेक का आखिरी टुकड़ा खाने के बाद क्लेयर ने मुझे एक टिश्यू पेपर दिया। मैंने उसे नहीं लिया। इसके बजाय मैं उठा और मैंने एक नया टिश्यू निकाल लिया। मेरा लहजा हल्का था, लेकिन यह सीधी और स्पष्ट बात करने का समय था। चलो अब सब कुछ साफ साफ कर लेते हैं। जब क्लेयर ने हाथ बढ़ाया तो उसने मुझे देखा।
हालांकि हमने एक दिन से एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन उसके सामने बैठा वो सौम्य और सज्जन पति उसके बहुत करीब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बदल गया हूं या उसने कभी मेरे असली रूप को देखा ही नहीं था। बिस्तर के उन कुछ अंतरंग पलों को छोड़कर उसने शायद ही कभी मेरे चेहरे को ध्यान से देखा हो या मेरे अंदर होने वाले भावनात्मक बदलावों पर गौर किया हो। मेरे इस नए रूप का सामना करते हुए क्लेयर अपनी जगह सही थी, लेकिन वो जानती थी कि मेरे तलाक चुनने की वजह का कहीं ना कहीं उसी से संबंध होगा। इसलिए बातचीत की शुरुआत में ही उसने सच्चे दिल से मुझसे माफी मांगी। लूकस, मुझे माफ कर दो। पिछले 3 सालों में ये मेरी ही गलती थी कि मैंने एक पत्नी की जिम्मेदारी नहीं निभाई, तुम्हें एक सामान्य परिवार का माहौल नहीं दिया और हमेशा तुम्हारी कोशिशों को नजरअंदाज किया। मुझे खेद है। मैं जानता था कि इस पल वो जो कह रही थी वो पूरी तरह से सच्चा था, लेकिन इन देरी से मांगी गई माफियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं समझ गया था शुरुआत से ही मेरे और क्लेयर के बीच किसी अच्छे नतीजे की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए मैंने उसे सिर्फ एक वाक्य में जवाब दिया, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, बस तुम तलाक का एग्रीमेंट जमा कर दो और मुझे तलाक का सर्टिफिकेट भेज दो, यही मेरे लिए काफी है। क्लेयर स्तब्ध रह गई। प्लेन में उसे लगा था कि अभी भी एक मौका है। वो लगातार सोच रही थी कि कैसे माफी मांगनी है। इस पल आकर उसे एहसास हुआ कि मैं अपने फैसले पर कितना अटल हूं। मेरे शांत चेहरे को देखकर उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक और बहुत सारा गुस्सा था। क्या तलाक लेना ही जरूरी है? क्यों? मैंने उसे घूरते हुए देखा। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था, और मैं तलाक इसलिए चाहता हूं क्योंकि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बस इतनी सी बात है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद मैं घर नहीं गया, मैं विक्टोरिया से मिलने चला गया। जब मैं अकेला आया तो उन्हें थोड़ी घबराहट हुई। क्लियर के जाने के बाद उन्हें भी कुछ काम था। मुझे लगा कि कुछ ही दिनों में मुझे नौकरी मिल जाएगी, इसीलिए मैं स्थिति देखने आ गया। विक्टोरिया ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और उनका काम भी खत्म हो गया था। वो मुझे कंपनी घुमाने ले गई। काम खत्म होने के बाद हमने साथ में डिनर किया और मैं वापस अपने अपार्टमेंट आ गया। मैंने अपना फोन खोला और क्लेयर द्वारा भेजा गया एक मैसेज देखा। तुम्हारे जाने से पहले कही गई बातें मुझे याद है। चूंकि तुमने तलाक लेने का फैसला कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगी। ये मैं हूं जो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं थी और मैंने तुम्हें निराश किया। मुझे माफ कर दो। लेकिन आखिरकार हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। हालांकि हम अलग हो गए हैं, लेकिन क्या हम दोस्त बनकर रह सकते हैं? दोस्त? क्या मुझे क्लेयर के साथ दोस्त बने रहने की कोई जरूरत है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में यही था कि हमें शांति से अलग हो जाना चाहिए और कभी एक दूसरे से संपर्क नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने तुरंत इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया। रात 10 बजे जब मैं सोने जा रहा था तो मैंने देखा कि क्लेयर ने एक और मैसेज भेजा है। इस बार तलाक के एग्रीमेंट में कुछ शर्तें हैं जिन पर मैं तुम्हारे साथ चर्चा करना चाहती हूं। मैंने उसे स्वीकार करने के लिए क्लिक कर दिया। क्लेयर ने कुछ नहीं कहा और मुझे जरूरी बदलाव भेज दिए। मैंने ध्यान से देखा और पाया कि उसने मूल संपत्ति बंटवारे को समान बंटवारे में बदल दिया था। कहने का मतलब यह था कि तलाक का सर्टिफिकेट मिलने के बाद मुझे क्लेयर की आधी संपत्ति मिलनी थी। लेकिन मैं थोड़ा चिंतित था, इसलिए मैंने एक वॉइस मैसेज भेजा। तुम्हें इतनी संपत्ति देने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे नुकसान सहना पड़ेगा। क्लेयर को शायद पहले से ही उम्मीद थी कि मैं ऐसा कहूंगा। मुझे जल्द ही उसका मैसेज मिल गया। मैं जानती हूं कि तुमने पैसों के लिए मुझसे शादी नहीं की थी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में जो बदलाव किए हैं वो तुम्हारी भरपाई के लिए नहीं है। ये सिर्फ कानून है, तुम इसी के हकदार हो। ज्यादा मत सोचो। मैंने उसे कुछ और बार समझाने की कोशिश की, लेकिन क्लेयर ने हमेशा मुझे यही जवाब दिया। मैं थक गया था और अब उसे और नहीं मनाना चाहता था, इसलिए मैंने बात वहीं छोड़ दी। समय बीतता गया, मैंने आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे काम के जीवन के अनुकूल हो गया। 1 महीने बाद मुझे तलाक का सर्टिफिकेट और बड़ी मात्रा में रियल एस्टेट शेयर्स और अन्य संपत्तियां मिल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या करूं, इसलिए मैंने इसे रख लिया। जब कुछ और नहीं हुआ तो मैं अपनी जिंदगी वैसे ही जीता रहा। कड़ाके की सर्दियां बीत गईं और बसंत आ गया। मैं हमेशा की तरह काम पर गया। विक्टोरिया ने मुझे एक मीटिंग के लिए ऑफिस बुलाया। मीटिंग में मुझे विक्टोरिया के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए चीन वापस जाने के वास्ते एक असिस्टेंट चुनना था। उनकी नजर सभी पर घूमी और अंततः मुझ पर आकर टिक गई। लूकस, तुम मेरे साथ चलो। अप्रत्याशित रूप से मुझे चुन लिया गया था। मैं इस तरह के अहम काम को नहीं संभाल सकता था, लेकिन चूंकि विक्टोरिया ने मुझे चुना था, इसलिए मुझे सहमत होना पड़ा। मीटिंग के बाद हम दोनों साथ ही रुके रहे। विक्टोरिया ने हार नहीं मानी। मुझे कुछ कहना है लूकस, हालांकि तुम्हें एक साथ 4 कंपनियों के साथ विवरणों पर चर्चा करनी है, लेकिन हमारा मुख्य ध्यान लेंग ग्रुप के साथ सहयोग पर है। जब मैंने लेंग शब्द सुना तो मुझे कुछ अंदेशा हो गया। मैंने विक्टोरिया की ओर देखा और कुछ पलों के लिए हिचकिचाया। फिर भी मैंने ईमानदार रहने का ही फैसला किया। पिछली मीटिंग के बाद क्लेयर ने मुझे अकेले में मिलने के लिए कहा था। ये प्रोजेक्ट उसी समय तय की गई नींव है। उसने असल में मुझे तुम्हारे और अपने बारे में कुछ बताया था।
मुझे लगता है कि ये तुम्हारी निजता है, इसलिए मैंने इसे किसी के सामने जाहिर नहीं किया। लेकिन ये प्रोजेक्ट अब अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई नुकसान न हो, मैं चाहती हूं कि जब मैं चीन वापस जाऊं तो तुम इस प्रोजेक्ट पर चर्चा करने में मेरी मदद करो। हालांकि ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि विक्टोरिया का क्या मतलब है। मैं तो कंपनी में शामिल हुआ एक नया कर्मचारी हूं और मेरा कोई खास बैकग्राउंड भी नहीं है। ऐसे अहम प्रोजेक्ट में मुझे साथ ले जाने का क्या फायदा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं क्लेयर का पूर्व पति हूं? मैं केवल इसी संभावना के बारे में सोच सकता था, लेकिन क्लेयर मुझे पसंद नहीं करती है। तलाक आसानी से हो गया था और उसने फिर कभी मुझसे संपर्क नहीं किया। विक्टोरिया को ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरे लिए कोई समझौता करेगी? अनावश्यक गलतफहमियों से बचने के लिए मैंने पूरी ईमानदारी से सच बता दिया। विक्टोरिया, ये इसलिए था क्योंकि मेरा तलाक हो गया था और मैंने आपको इन सब बातों के बारे में नहीं बताया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे साफ साफ कहूंगा, क्लेयर और मैं स्वर्ग में बने जोड़े नहीं हैं। वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। अलग होना ही हमारे लिए अच्छा है। जहां तक मुझे पता है, हालांकि वो बहुत स्नेही है, लेकिन वो अपने उसूलों पर अडिग रहेगी। अगर आपको लगता है कि मुझे सहयोग पर चर्चा करने के लिए ले जाने से सफलता मिलने की संभावना है, तो मुझे शायद आपकी उम्मीदों पर पानी फेरना पड़ेगा। दूसरे पक्ष की ओर से इस शादी के बारे में सुनकर विक्टोरिया को बस अजीब लगा। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि क्लेयर के मन में तुम्हारे लिए कोई भावनाएं नहीं है? मैंने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। मेरे आत्मविश्वास से भरे भावों को देखकर विक्टोरिया ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि क्लेयर ने जियोजिन छान छोड़ने से पहले क्या कहा था। मिस विक्टोरिया, लूकस और मैं असल में पति पत्नी हैं। अगर सटीक तरीके से कहूं तो अभी हमारा तलाक हो चुका है। मैं इस शादी में अच्छी साबित नहीं हुई। वो मुझसे बहुत निराश था, इसलिए उसने तलाक की बात रखी। लूकस का रवैया बहुत दृढ़ है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी परेशानी में पड़े, इसलिए मैं मान गई। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस रिश्ते को बचाना चाहती हूँ। मुझे शांत होने और इस बारे में सोचने के लिए बस थोड़ा समय चाहिए। लूकस निश्चित रूप से मेरे साथ वापस नहीं जाना चाहता। क्या आप कुछ समय के लिए उसका ख्याल रख सकती हैं? अपना आभार व्यक्त करने के लिए मैं आपके साथ इस सहयोग के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हूँ। हालांकि काफी समय बीत चुका था, विक्टोरिया को अभी भी क्लेयर का वो उदास चेहरा और बेहद सच्चा लहजा याद था। लेकिन चूंकि क्लेयर ने कहा था कि उसके और मेरे बीच समस्या है, इसलिए वो ज्यादा कयास नहीं लगाना चाहती थी और अंत में केवल मेरी राय मांगी। तुम्हें प्रोजेक्ट के मामले में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वहां इसलिए ले जाना चाहती हूँ क्योंकि इसमें मेरा भी कुछ स्वार्थ है और मैं तुम्हें इसके लिए तैयार भी करना चाहती हूँ। इसे बस एक सामान्य बिजनेस ट्रिप समझो। बस प्रक्रिया का पालन करो। मैं विक्टोरिया को काफी समय से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो एक सीधी बात करने वाली इंसान है और वो मेरे पीठ पीछे कुछ नहीं करेंगी। इसके अलावा ये बिजनेस ट्रिप सच में एक दुर्लभ अवसर था। मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए काफी देर सोचने के बाद आखिरकार मैं सहमत हो गया। चीन वापस जाने का समय एक हफ्ते बाद का तय हुआ था। मैं काम करते हुए अपना सामान पैक कर रहा था। जैसे जैसे वापस जाने का समय नजदीक आ रहा था, मैं खुद को उतना ही शांत महसूस कर रहा था। अतीत को मुड़कर देखने पर मुझे बस ऐसा लगता है जैसे ये एक सपना था। अब जब मैं उस सपने से जाग गया हूँ तो मैं पूरी तरह से होश में हूँ और मुझे अतीत की याद नहीं आएगी। जहाँ तक क्लेयर की बात है, वो बस वापस शुरुआती बिंदु पर पहुंच गई थी और एक क्लासमेट की पुरानी दोस्त बन गई थी। इस जाने पहचाने शहर में फिर से वापस आने पर मेरी मानसिकता काफी हद तक बदल चुकी थी। मैं विक्टोरिया के साथ अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर आया। बात करते हुए विक्टोरिया ने दूर से अपने माता पिता को हाथ हिलाते हुए देखा और मुझे उनसे मिलवाया। अलविदा कहने के बाद विक्टोरिया ने मुझे एक साथ घर चलने के लिए आमंत्रित किया। मैं जानता हूँ कि बात करने के लिए अनगिनत विषय हैं, लेकिन मैं उनके परिवार के पुनर्मिलन में बाधा नहीं डालना चाहता था और एक खिलौना नहीं बनना चाहता था। अस्थायी रूप से अलविदा कहने के बाद मैं अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर चला आया और देखा कि बाहर तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर कोई कार नहीं थी, इसलिए मैंने पार्किंग सॉफ्टवेयर चालू किया और मदद के लिए बुलाने वाला था। तभी एक काली कार अचानक मेरे सामने आकर रुकी। मैंने अनजाने में ही अपना सिर उठाया और क्लेयर को छाता पकड़े हुए देखा। मुझे उसके वहां आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं एक पल के लिए थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन वो सीधे मेरे पास चली आई। बहुत दिनों बाद मिले लुकस, तुम इन दिनों कैसे हो? मैं अनजाने में ही कुछ कदम पीछे हट गया और उससे दूरी बना ली। इस रूखे रवैये ने क्लियर को थोड़ा निराश किया, लेकिन वो समझती थी कि ये सब अपनी जगह सही था। आखिरकार हम सिर्फ एक तलाकशुदा जोड़े थे, इसलिए उसने तुरंत अपनी मानसिकता को बदला और मेरे हाथ में रखे सामान को देखा। बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं तुम्हें वापस होटल छोड़ देती हूँ। स्क्रीन पर आ रहे रिमाइंडर को देखकर मैंने सिर हिलाया और उसकी भलाई को अस्वीकार कर दिया। नहीं, मैंने पहले ही गाड़ी बुला ली है। तो तुम छाता ले लो, वरना सामान भीग जाएगा। मुझे समझ नहीं आया कि वो अचानक इतनी शर्मीली क्यों हो गई और उसके दिल में कैसी अजीब सी भावना थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे से संपर्क करने की जरूरत है। लैंग को हमेशा लगा कि ये वाक्य एक सुई की तरह था जो क्लियर के दिल की गहराई में चुभ गया। उसने दिखावे के लिए हल्का सा हाथ थामा और थोड़ी बेबसी से मुस्कुराई।
तलाक? क्या हम दोस्त भी नहीं बन सकते? मैंने अपना फोन वापस अपनी जेब में रखा और अपने बैग से एक छाता निकाला और अपनी ओर आती कार को देखा। तलाक से पहले हम बस साधारण क्लासमेट थे। तलाक के बाद चलो उसी समय में वापस चलते हैं। तुम और मैं एक ही दुनिया से नहीं हैं, इसलिए दोस्त बनने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा हर एक वाक्य बिना किसी स्नेह या लगाव के था। अब क्लियर की बारी थी। उसने ड्राइवर को मेरा सामान डिग्गी में रखते देखा, मुझे कार का दरवाजा खोलते देखा, मुझे छाता उठाते देखा और उसे बस यही महसूस हुआ कि कुछ ऐसा है जो उससे दूर और दूर होता जा रहा है। वो खुद को रोक नहीं पाई और बंद होने वाले कार के दरवाजे को खींच लिया। मुझे नहीं लगता कि हम एक ही दुनिया से हैं। लूकस, शायद तुमने अगिनत लोगों को तुम्हारे बैकग्राउंड और मुझसे शादी करने के चुनाव के बारे में बात करते हुए सुना होगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूं कि मैंने तुम्हें कभी स्पष्ट रूप से नहीं देखा और मेरे मन में कभी ऐसा कोई विचार नहीं आया कि तुम मेरे साथ खड़े होने के लायक नहीं हो। तुमने बस अपने पास मौजूद हर चीज को स्वीकार किया और बहादुरी से उस चीज का पीछा किया जिसे तुम पसंद करते थे। तुम्हें खुद को कमतर आंकने की जरूरत नहीं है। मुझे अकेले रहते हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। ये पहली बार था जब मैंने किसी को ऐसा कहते हुए सुना था। मैंने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तुम्हारे मुंह से ऐसा सुनना दुर्लभ है। धन्यवाद। होटल में अपना सामान रखने के बाद बारिश रुक गई थी। मैं अपना बैग लेकर रेस्टोरेंट पहुंचा और ईथन से मिला। हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे की तरक्की के बारे में बात की। जब ईथन ने सुना कि मुझे क्लियर की आधी संपत्ति मिली है तो उसका मुंह इतना खुला का खुला रह गया कि वो एक प्लेट निगल सकता था। उसने मेरे कंधे पकड़े और खुशी से चिल्लाया, मेरा भाई अब अमीर आदमी बन गया है। मैं अब तुम्हारा पैर पकड़ रहा हूं। अपनी बाकी की जिंदगी की चिंता मत करो। मैंने उसका मुंह बंद किया और उसे कमरे में ले गया। जब आसपास कोई नहीं था तो ईथन ने नीचे देखा और मुझसे पूछा कि क्या पैसा अकाउंट में आ गया है। उसने कहा कि वो अकाउंट में है, लेकिन उसने उसे खर्च करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वापस ले लिया जाएगा। ईथन ने मेरा हाथ पकड़ा, उसे खोला और कहा कि चूंकि क्लियर इतनी उदार है तो तुम इसे रख क्यों नहीं लेते? तुमने उसे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर तो नहीं किया था? ईथन ने मेरी तरफ देखा, अपनी चिंताएं एक तरफ रखीं और मेन्यू उठा लिया। उसने इसे वेटर को दिया और मेरे लिए सबसे महंगा एओ लॉन्ग मंगवाया। वो बहुत संतुष्ट था और दिखावा कर रहा था। मैंने उसे थम्स अप किया और उसे चढ़ाना चाहा। मुझे नहीं पता कि क्या मिस्टर ईथन में मुझसे शादी करने का आत्मविश्वास है। खाना खाने के बाद ईथन बहुत संतुष्ट था। मैंने उसका संतुष्ट चेहरा देखा और बिल चुकाने के लिए वेटर को बुलाया। अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, क्या ये ल्यूकस नहीं है? हमने ऊपर देखा और लोगों का एक समूह देखा। उनमें से ज्यादातर ए लेवल के क्लासमेट्स थे जो रायन को हमारे पास आने के लिए उकसा रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो ईथन में मेरे कान में फुसफुसाया, ल्यूकस, तुम्हारे विदेश जाने के अगले ही दिन रायन कई लड़कियों के साथ पकड़ा गया था और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, इसलिए ये चर्चा का विषय बन गया था। मैंने सुना है कि यह बात क्लेयर की बहनों ने फैलाई थी। तब से उसकी बदनामी हो गई है। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और सुलह के लिए क्लेयर के पास गया था, लेकिन उन्होंने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। तुमने उसका वो मासूम सा चेहरा नहीं देखा था। मैं तो हंस हंस कर पागल हो गया था। रायन, जो अचानक हमारे मेज के पास आ गया था, ने हमने उसके बारे में बात करते हुए सुन लिया। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से में मेरी ओर देखा। उसके लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। ल्यूकस, क्या तुम विदेश नहीं गए थे? तुम वापस क्यों आ गए? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? ये मत सोचना कि तुम वापस आ गए हो तो तुम्हें क्लेयर के पास वापस जाने का मौका मिल जाएगा। उसने पहले भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया था और अब भी नहीं लेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे प्रति इतना दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों कर रहा था। मेरा क्लेयर से तलाक हो चुका है, लेकिन मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता था। बिल चुकाने के बाद मैं ईथन को लेकर वहां से निकल गया। मेरी इस हरकत ने रायन को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। उसने मेरा रास्ता रोक लिया। तुमने मेरी शादी छीन ली और क्लेयर की आधी संपत्ति हड़प ली। तुम बस एक पागल इंसान हो। तुमने मेरे सामने दिखावा क्यों किया? अगर तुम्हें पैसे मिल भी गए तो उसका क्या फायदा? गरीबी की उस बदबू को देखो जिसे तुम छिपा नहीं पा रहे हो। मुझ पर मत हंसो। ईथन जो गुस्से में था मुझ पर हंसा। ईथन जो गुस्से में था उनसे बहस करना चाहता था। मैंने उसे खींच लिया। मैंने रायन को शांति से देखा। पैसे क्लेयर ने दिए थे, बिल्कुल उन अफवाहों की तरह जो तुमने फैलाई थी। मुझे परवाह नहीं थी कि रायन कैसा दिख रहा था। मैंने ईथन को लिया और वहां से चला गया। रायन गुस्से में था। उसने वहां से गुजर रहे एक वेटर को धक्का दे दिया। गर्म सूप पलट गया। जब वो मुझ पर और ईथन पर गिरने ही वाला था तभी क्लेयर वहां आ गई। उसने हम दोनों को धक्का देकर दूर कर दिया। सूप से उसका बायां हाथ जल गया। उसकी त्वचा जल गई थी। उस पर अनगिनत छाले पड़ गए थे। रायन को उम्मीद नहीं थी कि क्लेयर वहां आ जाएगी। वो घबरा गया। क्लेयर ने रेस्टोरेंट के मालिक को दांत पीसने पर मजबूर कर दिया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। अंकल और आंटी की खातिर मैंने कभी परवाह नहीं थी कि तुमने क्या किया।
लेकिन अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मुझे तुम्हें सबक सिखाने में कोई हर्ज नहीं है। रायन ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन क्लेयर ने उसे कोई मौका नहीं दिया। वो हम दोनों को लेकर वहां से चली गई। जब रात में ठंडी हवा चली तो मैं पूरी तरह से होश में आ गया। मैंने उसके हाथ पर घाव देखा। मैंने उसकी जेब से कार की चाबी निकाली और जल्दबाजी में अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर इतने बड़े घाव को देखकर हैरान रह गया। लियान मांग ने इसका इलाज करने के लिए नर्स को बुलाया। काफी देर हो चुकी थी। इथन को कल काम पर जाना था। मैंने उसे काफी देर तक समझाकर वापस भेज दिया। इमरजेंसी रूम में सिर्फ हम दोनों ही थे। मैंने मुड़कर क्लेयर को देखा, 2 टिश्यू निकाले और उसके माथे से पसीना पोंछा। उसने अपना सिर उठाया, अपराध बोध के साथ मेरी ओर देखा और मुझे ढांढस बंधाया। मेरी वजह से ही वो तुमसे नफरत करता है। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे पता था कि इस स्थिति में सही और गलत के बीच का फर्क समझना बेमानी है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर के पर्चे के अनुसार मैं दवाई लेने चला गया। जब मैं वापस आया तो घाव का इलाज हो चुका था। डॉक्टर ने हमें जाने देने से पहले बहुत सी सलाहें दी। मैंने कार चलाकर क्लेयर को घर छोड़ा। मैं फिर से उस विला में वापस आ गया था। लिविंग रूम का लेआउट पहले से अलग था। मैं थोड़ा उलझन में था। हाउसकीपर ने मुझे वापस आते देखा। वो बहुत खुश हुआ। वो बार बार कह रहा था, सर आप आखिरकार वापस आ गए। जब आप दूर थे तो मैडम आपका इंतजार कर रही थीं। जब हाउसकीपर ने घायल क्लेयर को देखा तो वो स्तब्ध रह गया। मैडम आपको चोट कैसे लगी? मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मैंने हाउसकीपर की बात नहीं सुनी और अपने हाथ में पकड़ी दवा उसे पकड़ा दी। मैंने फिर से डॉक्टर के पर्चे पर जोर दिया। मैं मुड़ा और वहां से चला गया। क्लेयर ने अपने दिल में बस एक खालीपन महसूस किया। वो मुझे रुकने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके मुंह में ही अटक गए। क्लेयर के हाव भाव इतने बचकाने थे कि हाउसकीपर सब कुछ समझ गया। वो मेरे पीछे दौड़ा और मुझ पर चिल्लाया। उसने वो सारी बातें कह दी जो वो पूरी नहीं कर पाया था। सर, चूंकि आप वापस आ गए हैं तो अब मत जाइए। पिछले 3 महीनों से मैडम आपके कमरे में फूलों को निहारती रहती हैं। आप ही वो शख्स हैं जिसके वो रात में सपने देखती हैं। वो हर हफ्ते आपसे मिलने अमेरिका जाती थीं। हाउसकीपर ने जो कहा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे लगा कि उसने पूरी तरह से सब कुछ भुला दिया है और एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। जब मैंने ये बातें सुनी तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि ये सब बकवास है। क्लेयर सिर्फ रायन को पसंद करती है। वो इतनी सारी बेतुकी बातें कैसे कर सकती है? इसलिए मैंने इन बातों को दिल पर नहीं लिया और हाउसकीपर को बहुत गंभीरता से बताया, अंकल ली, क्लेयर और मेरा तलाक हो चुका है। मैंने भी अतीत को भुला दिया है। लेंग परिवार में जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे सर मत कहिए, बस मुझे लूकस कहिए। बहुत देर हो रही है, अब मैं वापस जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। 2 दिन के छोटे से ब्रेक के बाद मैं काम के मोड में वापस आ गया। मैंने सहयोग के विवरण पर चर्चा करने के लिए विक्टोरिया का अनुसरण किया और इससे बहुत कुछ सीखा। प्रोजेक्ट की प्रगति भी बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। सब कुछ आराम से हो गया। जब लेंग ग्रुप के साथ चर्चा हो रही थी तो क्लेयर खुद वहां नहीं आई और उसने सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को भेजा था। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और पहले से तैयार किया गया कॉन्ट्रैक्ट जमा कर दिया। शर्तों को देखने के बाद दूसरे पक्ष ने सहयोग करने का एक सकारात्मक इरादा दिखाया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के भीतर दोनों पक्षों के बीच संचार के लिए जिम्मेदार कोऑर्डिनेटर के रूप में लेंग ग्रुप ने मुझे चुना। विक्टोरिया ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि इसके पीछे क्लेयर का ही हाथ होगा। वो इस सहयोग का इस्तेमाल करके मुझे अपने पास रखना चाहती थी। इस बारे में सोचने के बाद विक्टोरिया ने फिर भी मुझसे मेरी राय पूछने का फैसला किया। इसलिए लेंग ग्रुप से निकलने के बाद हमने बातचीत करने के लिए कैफे ढूंढा। हालांकि लूकस, ये थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या तुम मुझे क्लेयर के साथ अपनी शादी के बारे में बता सकते हो? मैं कुछ देर के लिए शांत रहा, लेकिन अंत में मैंने पूरी कहानी बता दी। इसे सुनने के बाद विक्टोरिया काफी देर तक इस ख्याल से बाहर नहीं आ सकी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इस पल कोई भी शब्द कमजोर पड़ गया था। केबिन में बस खामोशी छाई हुई थी। उनके उदास और पछतावे भरे भावों को देखकर मैं धीरे से मुस्कुराया। ये सहना बहुत मुश्किल था। विक्टोरिया दीदी, मैं जानता हूं कि आपको चिंता है। आप इस प्रोजेक्ट को जीतना चाहती हैं, लेकिन आप नहीं चाहती कि मुझे कोई दुख पहुंचे। मैंने आपको इन पुरानी बातों के बारे में इसलिए बताया ताकि आपको ये बता सकूं कि मैं इन सब से पूरी तरह बाहर आ चुका हूं। उनका अनुरोध चाहे जो भी हो, मेरी नजर में मैं इसे केवल एक काम के रूप में ही लूंगा जिसे मैं गंभीरता के साथ खत्म करना चाहता हूं। हालांकि मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जब तक आपको मेरी जरूरत है, टीम को मेरी जरूरत है, मैं इसे पूरा करने और सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा ये सच्चा वादा सुनकर विक्टोरिया की आंखें भर आईं।
1000 शब्द भी उनका आभार व्यक्त नहीं कर सकते थे। अंत में हमने एक टोस्ट के साथ इसका जश्न मनाया। अप्रैल के अंत में विक्टोरिया ने 4 हस्ताक्षरित कॉन्ट्रैक्ट लिए और सैन फ्रांसिस्को वापस उड़ान भरने के लिए तैयार थीं। मैं उन्हें अलविदा कहने के लिए एयरपोर्ट गया था। कुछ दूरी पर दिखाई दे रही उस आकृति को देखकर विक्टोरिया खुद को पूछने से नहीं रोक पाई। उन्होंने अब उसके इरादे को स्पष्ट रूप से देख लिया था। क्या तुम सच में उसे एक और मौका देने की योजना नहीं बना रहे हो? मैं जानता हूं कि विक्टोरिया दयालु हैं। वो चाहती हैं कि मैं खुश रहूं, लेकिन केवल मैं ही समझ सकता हूं कि इस सब से बाहर निकलने से पहले मेरे लिए ये कितना मुश्किल था। इसलिए मैंने केवल एक ही वाक्य में जवाब दिया, विक्टोरिया दीदी, हमें आगे बढ़ना ही होगा। मैंने सुविधा के लिए सबसे ऊपरी तल मंजिल पर एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था। अगले दिन वो सड़क के पार वाले घर में रहने आ गई। वो क्लेयर थी। जिंगबई के इस महीने में मैं अक्सर उससे अलग अलग जगहों पर मिलता था, सुपरमार्केट में, हॉटपॉट रेस्टोरेंट में, पार्क में। मैं जानता था कि वो मेरा पीछा कर रही थी। जब हम कभी कभी मिलते थे तो हम साधारण दोस्तों की तरह बात करते थे। बाकी समय वो हमेशा एक परछाई की तरह पीछे पीछे चलती रहती थी। पड़ोसी बनने के बाद मिलने के मौके बढ़ रहे थे। क्लेयर के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा खिलती जा रही थी। कभी कभी वो मुझे साथ में डिनर करने के लिए आमंत्रित करती थी। मैं हमेशा मना करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेता था। हर बार जब मैं सॉरी कहता था तो उसकी आंखें नम हो जाती थीं। मुझे लगा कि अब अगली बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगले दिन वो फिर से मेरे पास आती थी और मुझे हेलो कहती थी। मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं कॉलेज में रायन के साथ था। मुझे डर था कि वो नाराज हो जाएगा और इन अच्छी चीजों का आनंद नहीं ले पाएगा। मैं बस हर दिन अच्छा समय बिताना चाहता था, बस इतना ही। बसंत से गर्मियां, फिर पतझड़ और शुरुआती सर्दियों तक का समय बीत गया। ये प्रोजेक्ट लगभग 1 साल तक चला और अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा इत्तेफाक से मेरे 25वें जन्मदिन पर ही थी। मैंने इस दिन सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट बुक कर ली। मेरे जाने से एक दिन पहले मैंने अपना सामान पैक कर लिया था और खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही थी। 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने क्लेयर को केक पकड़े हुए देखा। वो मुस्कुरा रही थी और हैप्पी बर्थडे कह रही थी, लेकिन मैं उसकी उदासी को देख सकता था। मैंने केक का एक टुकड़ा खाया और जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया और विनम्रता से उसे धन्यवाद दिया। मोमबत्ती जलने के बाद मैंने अपने हाथ जोड़कर एक मन्नत मांगी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने क्लेयर की आंखों में उम्मीद भरी चमक देखी। पिछले साल की तरह ही बात अचानक रुक गई और माहौल शांत हो गया। काफी देर बाद मैंने क्लेयर को एक अजीब सा सवाल पूछते सुना, लूकस, जब मैं पिछले साल घर से निकली थी तब तुमने क्या कहा था? मैंने उस वक्त ठीक से सुना नहीं था। मुझे याद नहीं आ रहा था। वो यादें जिन्हें पीछे मुड़कर देखना मेरे लिए मुश्किल था, समय के साथ धुंधली हो गई थीं। मुझे सिर्फ वो सुनहरे साल और वो नज़ारे याद हैं जिन्होंने मुझे खुशी का एहसास कराया था। जब नया साल आया तो मुझे उम्मीद थी कि मैं जिन भी लोगों से मिलूंगा और जो कुछ भी होने वाला था वो सब एकदम सही होगा। इसलिए मैंने जवाब के तौर पर 2 वाक्य बनाए। मैं तुम्हारी खुशी की कामना करता हूं और मैं तुम्हारी भलाई की कामना करता हूं। जब मैं सोकर उठा तो खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही थी। मैंने देखा कि क्लेयर सड़क के किनारे इंतजार कर रही थी। वो पास आई और मेरा सामान लेना चाहती थी। उसने एक जटिल सा कोट पहना हुआ था जिसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। मैंने इस बार उसे मना नहीं किया। मैंने ध्यान दिया कि उसे कुछ और भी कहना था। वो सच में इस बार वापस नहीं आई थी। मैं भी कुछ चीजों पर पूर्ण विराम लगाना चाहता था। कार स्टार्ट हुई और बहुत धीमी गति से चलने लगी। मैं चुपचाप खिड़की के बाहर का नजारा देखता रहा। समय बीतता गया। क्लेयर आखिरकार विदाई के इस शांत माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो क्या कहना चाहती थी? वो अपने दिल की भावनाओं को दबाकर मुझे अपने पास रुकने के लिए मनाना चाहती थी। लूकस, क्या तुम्हें हमारी शादी का दूसरा क्रिसमस याद है? उस वक्त बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। तुम मुझे प्रार्थना करने के लिए मंदिर लेकर गए थे। जब मैंने प्रार्थना की तो मैंने संकेत के लिए मन्नत मांगी थी। उसमें लिखा था, मैं एक दिल पाना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे भी वो अतीत याद आ गया। संकेत मिलने के बाद मास्टर ने हमारी ओर देखा और कुछ अजीब से शब्द कहे थे, अगर तुम जल्दी जाग सको तो तुम हजारों से ऊपर हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब था। मुझे लगा कि मास्टर खुद को बुलाना चाहते थे। काफी समय तक मैं इस बात को लेकर चिंतित रहा था। आखिरकार उस समय क्लेयर सच में उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो क्लेयर ही वो थी जिसने पर्ची निकाली थी। वो शब्द मेरे सुनने के लिए नहीं थे और वो इंसान जिसके साथ वो रहना चाहती थी वो मैं नहीं था। ये सोचकर मैं हल्के से हंस पड़ा। मुझे याद नहीं है। क्लेयर कुछ सेकंड के लिए उलझन में पड़ गई और तुरंत एक नया विषय ले आई। उनमें से ज्यादातर हमारी शादी के बाद की रोजमर्रा की छोटी मोटी बातें थीं। मुझे उनमें से कुछ याद भी नहीं थी। उसने ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कही थी। उसने इन प्यार भरे शब्दों से मेरा दिल पिघलाने की कोशिश की,
लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुझे अतीत की कोई याद नहीं आ रही थी, और इससे पहले कि मुझे पता चलता कार एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। मैं जाने ही वाला था। क्लेयर ने मुझे पीछे से आवाज दी। उसने मुझे एक डिब्बा दिया। मैंने उसे खोला और उसमें जेड पेंडेंट की एक जोड़ी देखी। मुझे याद है कि ये वही जेड पेंडेंट है जिसे मिसेस लैंग हर दिन पहनती हैं। इसे लैंग परिवार की पारिवारिक विरासत कहा जाता है। उसने मुझे ये क्यों दिया? अगर ये विदाई का तोहफा है तो ये बहुत महंगा है। मेरी इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक बार फिर से ठुकराए जाने के बाद क्लेयर अब और मुस्कुरा नहीं पाई। उसने कुछ बार सिर हिलाया। उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक थी। इसे रख लो, ये मेरा दिल है। मेरी मां का भी यही मतलब था। मैंने हल्के से अपना सिर हिलाया। इस तोहफे का क्या मतलब है? मैं समझता हूं, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें कई बार बताया है, चूंकि अब ये कहानी खत्म हो गई है तो चलो अपनी उसी पुरानी स्थिति में वापस चलते हैं। एक एक शब्द सुनकर क्लेयर को गहरी चोट पहुंची थी। वो बर्फ में खड़ी रही, मुझे दूर से देखती रही और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। केवल मेरे सिर पर बिखरे बर्फ के फाहे मेरे पास वैसे ही आए जैसे उन्हें आना चाहिए था, और उसे वो सफेद बाल दे गए जो उसे कभी नहीं मिल सके।